पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। शर्मा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस है विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जो बजट सेशन आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये सक्सेस होगा? देखिए, पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला क्यों रहे हैं। देखिए, सरकार अल्पमत की सरकार है जो जेजेपी की बैसाखियों पर और कुछ इंडिपेंडेंट्स की बैसाखियों पर चल रही है। लेकिन पिछले समय जब किसान आंदोलन उग्र हुआ और उसकी तपिश बढ़ी, जब गांव में शहरों में पोस्टर लगने लगे कि बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को आना गांव में वर्जित है, घुसने नहीं देंगे, जब मुख्यमंत्री के सम्मेलनों को होने नहीं दिया जाता, उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता है, मंत्रियों की तो हिम्मत ही कहाँ है कि वो कहीं कोई पब्लिक आयोजन कर सकें। तो ये किसानों के प्रति बढ़ती सहानुभूति को देखकर कुछ विधायकों ने, इसमें मैं कहूँगा कि 7 विधायक जजपा के, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में किसान के पक्ष की बात की और कुछ ने चेयरमैनशिप को छोड़ा। इसी प्रकार इंडिपेंडेंट विधायकों में कुछ ने तो जिन्होंने सरकार का मूल रूप में पहले समर्थन किया था, वो समर्थन विड्रॉ किया और उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स की, चेयरमैनशिप छोड़ी और ये कहा कि सरकार जो है किसानों के आंदोलन को समर्थन हम करते हैं, सरकार का विरोध। हम ये चाहते थे, क्या ये स्टैंड जो लिया गया है, क्या ये स्टैंड विधानसभा में भी है या केवल मात्र पब्लिक कंजम्पशन या मीडिया के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है? लोगों का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये सभी लोग जिन्होंने बयानात दिए हैं ये अपनी बात पर कायम हैं तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मनोहर लाल खट्टर साहब की कार्यशैली से और किसान आंदोलन के दबाव से अब असंतुष्टों की श्रेणी बढ़ती जा रही है। वो आपके सामने किसी समय धमाका हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। सरकार अल्पमत में है और ये बात सामने आ जाएगी। शर्मा जी, अगर देखा जाए, क्योंकि इस वक्त गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेजेपी निर्दलीयों की, पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, अमित शाह जी से ये सारे इनके जो नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों या दुष्यंत चौटाला हों, जेजेपी के सभी मिलकर भी आए हैं। इन्होंने वहाँ अपना एक तरह से एकता भी दिखाई है सारे मामलों में। फिर कैसे लगता है कि अल्पमत में है सरकार? देखिए, जो लोग मिलकर आए हैं प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से, उनको उनसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि हरियाणा की राजनीति हरियाणा की सीमाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में चली गई? कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिलाने गए थे कि भले ही हमें लोग गांव में घुसने ना दें, भले ही आज की हरियाणा की सरकार देश की सबसे अलोकप्रिय सरकार है, भले ही आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री देश के अंदर पॉपुलैरिटी के लेवल पर सबसे लोएस्ट हैं, उनके बावजूद भी इस संकट की घड़ी में हम लोग चौधरी देवीलाल जी के वंशज और उस खून को सफेद करने के लिए भी लगे हुए हैं। तो वो ये विश्वास दिलाने गए थे कि हमें बहुत सालों बाद राज की खाज मिटाने का मौका मिला है, इसलिए हम अपने राज की खाज को मिटाएंगे, चाहे किसान आंदोलन कहीं जा रहा हो, चाहे जनता की सहमति कहीं जा रही हो। अभय चौटाला ने, इनेलो के एक ही विधायक थे इस बार, उन्होंने इस्तीफा दिया है, कृषि कानूनों के आधार पर ही दिया है, वो भी देवीलाल के बेटे हैं, होते हैं। देखिए, ये मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, पहले मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं और अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि जो अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, पहला कंडीशनल था।
क्या उनको पता नहीं, वो 4 बार चुन के आ गए कि कंडीशनल रेजिग्नेशन की कोई कीमत नहीं होती, इट कांट बी एक्सेप्टेड। फिर उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा, लेकिन जब पब्लिक प्रेशर ये बना, होना क्या चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा करी, अगर अभय चौटाला किसानों के हक में है और सरकार के खिलाफ है, तो अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर इस सरकार को गिराने में मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अभय चौटाला जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी बीजेपी की बी टीम थी, और आज भी अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उनकी मिली जुगत है। तो उन्होंने उस परिस्थिति से बचने के लिए कि विधानसभा में बीजेपी के अपने आकाओं के खिलाफ वोट ना डालनी पड़े, इस्तीफा दिया। और देख लेना आप, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि एलनाबाद के उपचुनाव में आपको अभय चौटाला जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत है वो जग जाहिर हो जाएगी। शर्मा जी, जिस प्रकार से टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन सब चीजें हुई, उनके आंसुओं ने असर भी दिखाया। आज वो कंडेला और जींद के अंदर महापंचायत में भी मौजूद रहे। ये सब घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टिकोण से हरियाणा के लिए क्या संकेत देता है? देखिए, हरियाणा और पंजाब दोनों कृषि प्रधान प्रदेश हैं। हरियाणा का किसान पहले भी कई आंदोलनों का साक्षी रहा है, और कई आंदोलनों के सर पर हरियाणा में सरकारें बदली हैं। इसलिए जो जन आक्रोश दिखाई दे रहा है कि एक दिन के नोटिस पर अगर कंडेला में या रात रात के अंदर गाजीपुर में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ कर आ रही है, दो चीजें हुआ करती हैं। एक तो व्यक्ति की विशेष का प्रभाव, और दूसरा होता है मुद्दे की गर्मी। आज के दिन मुद्दे के अंदर इतनी गर्मी है किसान के मुद्दे में कि जो जहां बुलाएगा वहां भीड़ का आलम होगा, क्योंकि जनता आज सरकार के काले कानूनों के प्रति अविश्वास के रूप में जाग चुकी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कंडेला में जब सम्मेलन हो रहा है तो हजारों लाखों की भीड़ आ रही है। ये पलवल के अंदर करण दलाल के और बहुत से लोगों के नेतृत्व में सभी पार्टियों के, सभी बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, बावन पाल के लोग इकट्ठे हुए, और वहां पर भी एक अभूतपूर्व धरना इस इतवार सोमवार से शुरू हो चुका है। तो जहां भी जो भी किसान के मुद्दे को उठा रहा है, एकदम से वो जनता के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। शर्मा जी, जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर पर लोग चढ़े, झंडे का अपमान का मामला आ रहा है, लाल किले के आसपास तोड़फोड़ की गई, ये घटनाक्रम क्या सही है? देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि लाल किले पर कोई झंडा तिरंगे के अलावा लहराया जाएगा, तो मैं इससे कभी सहमत नहीं हो सकता। परंतु आरएसएस तो इस इतिहास को पहले दोहरा चुकी है। सन 1980 में आरएसएस के लोगों ने चढ़कर लाल किले की प्राचीर पर भगवा झंडा फहरा दिया था। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन ये झंडा जो फहराया गया, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, और उस साजिश को करने वाली सरकार है केंद्र की और हरियाणा की। मुकरबा चौक से लाल किला 21 किलोमीटर दूर है। 21 किलोमीटर दूर किसान बिना रोके थामे लाल किले के दरवाजे खटखटा रहे थे। वो दरवाजे जो हाथी नहीं तोड़ सकते हैं, वो दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। वहां पर जहां सेना का कंट्रोल रहता है, उस दिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति जो बीजेपी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की झोली में बैठा देखा गया, वो उसका नेतृत्व कर रहा था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या परिस्थितियों की ओर? शर्मा जी, एक चीज और बताओ, अभी जहन में आ रही थी, मैंने कहा राजनीतिक मुद्दा तो आपसे चर्चा जरूरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से अब टिकैत साहब हरियाणा में आ रहे हैं, वैसे तो वो अपने आप को सोनीपत का भी बता रहे हैं कि उनके संबंध सोनीपत से हैं, सोनीपत आपका भी पैतृक क्षेत्र है,
तो क्या हरियाणा के किसान जो है वो, मतलब अगर देखा जाए दूसरे दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वक्त तो गाजीपुर और यूपी की उन पर मोहर है, तो क्या हरियाणा के जो किसान है वो नेतृत्वहीन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा के किसान के कई संगठन, भारतीय किसान यूनियन और लोग जो हैं वो इस सारे आंदोलन को गति दे रहे हैं, और हरियाणा के लोगों का, छत्तीस बिरादरी का फुल पार्टिसिपेशन और सपोर्ट इसको आंदोलन को मिल रहा है। आप जाएंगे अगर चंडीगढ़ से दिल्ली बॉर्डर तक, तो हरियाणा से गुजरेंगे तो 20 जगह आपको लंगर दिखाई देंगे, सैकड़ों हजारों की भीड़ दिखाई देगी। नेतृत्वहीन नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर टिकैत परिवार की किसानों को नेतृत्व प्रदान करने का एक इतिहास रहा है। शर्मा जी, जिस प्रकार से इस वक्त की परिस्थितियां हैं, आपके जहन में क्या इसका हल क्या है सारे मसले का, कृषि कानूनों को लेकर? क्या सोचते हैं, क्या हो तो शांति हो जाए सारी? लोग दिल्ली आने आवागमन से रुके हुए हैं, सब्जियां, फ्रूट, डेली यूजेज की चीजें महंगी हो रही हैं। महंगा तो पेट्रोल और डीजल भी हो रहा है। क्या केंद्र सरकार की कृपा दृष्टि नहीं है? वैसे ही हो रहा है। इनको महंगाई की चिंता नहीं है। देखिए, होना क्या चाहिए था, कृषि कानून बनाने से पहले किसानों के संगठनों से बात करके, वो संगठन नहीं जो गोदी संगठन है, वो नहीं, जो किसान संगठन असली हैं, उनको भी इस वार्ता में शामिल करते। 19 पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको बुलाकर बात करते, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर बात होती, क्योंकि देश के किसानी का एक नया चेहरा सरकार लाना चाहती थी। तो सबकी सहमति से इस चीज को लाना चाहिए। हुआ क्या कि संसद में तो बहस नहीं हुई, राज्यसभा में जबरदस्ती कर दिया पास, कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, किसी किसान से बात नहीं की। उसका रोष आज देखने को मिल रहा है। तो सरकार इसको ठीक तरीके से कानूनों को लेकर, तो कानून तो हैं ही गलत, लेकिन जो इनको लाने का तरीका भी है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार ने जोर जबरदस्ती से चंद जो पूंजीपति खानदान है उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से ये कृषि कानून लेकर आए हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से जन आक्रोश, जन आंदोलन देश में खड़ा हो रहा है, देखिए 2011 में जब लोकपाल बिल पर महाराष्ट्र से वो है ना अन्ना हजारे, उन्होंने जब आंदोलन किया, 3 चीजें थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोल स्कैंडल, कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल। कांग्रेस बदनाम हो गई थी, हालांकि बाद में उनमें कुछ नहीं निकला, लेकिन उस समय लोकपाल की नियुक्ति के बारे में जो उन्होंने अनशन किया उसको कांग्रेस ने हल्के में लिया, और जिसकी कीमत 2014 के चुनाव में हमने अदा की। आज भारतीय जनता पार्टी उसी ऐतिहासिक गलती की ओर बढ़ रही है। किसानों के आंदोलन को हल्के में लेना एक ऐतिहासिक भूल होगी, और 2024 का चुनाव परिणाम आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बीजेपी और सत्ता पक्ष के तो आरोप हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये कांग्रेस उकसा रही है। देखिए, बीजेपी उकसाने का काम किया करती है। आरएसएस, मैंने हमेशा आरएसएस को मुझ पर मुकदमा चलाएं, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ कहा है। षड्यंत्र करते हैं, लाल किले पर झंडा फहराने का षड्यंत्र हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंगू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर पत्थर फेंके गए, करनाल में फेंके गए, राजौंद में फेंके गए, बस्ताड़ा में फेंके गए, निसिंग में फेंके गए, ये सब काम किए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर इस प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, इतनी कांटे की बाढ़ नहीं लगी जितनी दिल्ली, हरियाणा, सिंगू, गाजीपुर, टिकरी और इन बॉर्डर्स पर लगा रखी है। सड़कों पर कील गाड़ दी गई हैं, और तो और पुलिस के सिपाहियों को लकड़ी के डंडों की बजाय लोहे की लाठियां दी गई हैं ताकि किसानों को सिर फोड़ दिया जाए। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये है कुलदीप शर्मा, बहुत अहम बात कही है इन्होंने। देखिए, ये कह रहे हैं कि 2011 में जो गलती कांग्रेस ने की थी लोकपाल को हल्के में लेकर, वही गलती आज की डेट में बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी आज की डेट में जिस प्रकार से गलती वो कर रही है जो कृषि कानूनों को लेकर वो पहले कर चुकी है, उसी पर अड़ी हुई है। ये अगले चुनावों में बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी। ये पंडित जी की भविष्यवाणी है।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।